9 जुलाई 2022 श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को हजारों की भीड़ के समक्ष आग की लपटें खा रही होती हैं। Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe's house has been set on fire. लाखों की भीड़ का कुछ ऐसा ही दृश्य श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन को भी खंडित कर रहा था। So this is what the scene looks like inside the presidential secretariat after the protesters stormed inside the presidential secretariat. श्रीलंका के शासन को चलाने वाले भवन जनता के संकल्प के नीचे धराशायी थे। साथ में धराशायी थी सत्ता। प्रधानमंत्री की लेखनी अपने ही त्याग पत्र में स्याही फूंक रही थी और राष्ट्रपति गोताबय राजपक्षे को अपने ही घर से भागना पड़ा। ये पहली आग नहीं थी। 9 मई 2022 को अपने प्रधानमंत्री के पैतृक आवास को ये भीड़ पहले ही फूंक चुकी थी और हिंसक उपद्रव में रूलिंग पार्टी के एक एमपी को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। क्यों हो रहा है श्रीलंका में ऐसा? जब धनिया खाने के पैसे ना हो, $50 मिलियन का कर्जा हो और राजा रेवड़ी बांटे, तो ऐसा ही होता है। परंतु फिर संपन्न यूरोप के नीदरलैंड में क्यों हजारों किसान अपने ट्रैक्टर से सड़कों को दहला रहे हैं? कारण श्रीलंका के करीब का है। After weeks of blocking highways and some confrontations with police, now they're targeting the very core of society, food. श्रीलंका की आग का ताप भारत के पानी में भी आ रहा है और कुछ मगरमच्छ शिकार का मन बनाए बैठे हैं। जो वहाँ का जो राष्ट्रपति का जो हाल हुआ अभी श्रीलंका में, वो हाल तो मेरा ख्याल से यहाँ मोदी जी का हो जाएगा। कुछ पत्रकार राष्ट्रवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए भारत में यही होगा ऐसा कह रहे हैं, तो कुछ ध्रुवीकरण का नाम लेकर भारत को श्रीलंका बना रहे हैं। कुछ राजनेता स्पष्ट शब्दों में ही कह रहे हैं कि भारत श्रीलंका की स्थिति में है। सरल शब्दों में डर का माहौल बनाया जा रहा है। परंतु क्यों? कहीं डर का ये वातावरण सत्य पर आधारित तो नहीं? क्या भारत श्रीलंका से भी बड़ा कर्ज लेकर अपने लिए श्रीलंका की स्थिति का ही एक प्रतिबिंब बना रहा है, जो संभवतः श्रीलंका से भी भयानक हो? इसके लिए जानना पड़ेगा कि श्रीलंका में जो हुआ वो क्यों हुआ। आज धुंध छटेगी द रेड फाइल्स में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो इसी क्षण सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। श्रीलंका में एक दिन में बात यहां तक नहीं पहुंची। पिछले कई महीनों से वहां ऐसी वस्तुओं के लिए लोग सड़कों पर उतरे पड़े हैं जिनके बिना एक दिन का जीवन भी संभव नहीं है। 3 फरवरी 2022 को श्रीलंका आईएमएफ से अपनी ढहती इकोनॉमी को बचाने के लिए मदद की अपील करता है, क्योंकि स्थिति आईसीयू वाली बन चुकी थी। 19 मार्च 2022 को सिंहला न्यूज में छपता है कि 9वीं, 10वीं और 11वीं कक्षा के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं क्योंकि देश में कागज नहीं है और आयात करने के लिए पैसे नहीं है। 29 मार्च 2022 तक स्थिति यहां तक पहुंच गई कि हॉस्पिटल्स में सर्जरी बंद कर दी गई क्योंकि दवाइयां तक नहीं थी देश में और भारत ने इसमें मदद की। There are no supply from government side. I think it's not the fault from the doctors or nurses. They have no supply. 4 अप्रैल तक आते आते श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर त्यागपत्र दे चुके थे क्योंकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अब संभलने से बाहर हो चुकी थी और लोग सड़कों पर उतर चुके थे, सड़कों पर वाहनों को जला रहे थे। लोगों का यह गुस्सा दिख रहा था क्योंकि जीवन की बेसिक सुविधाएं छिन रही थी, केवल लोगों की, राष्ट्रपति की नहीं। फरवरी में ही रोलिंग पावर कट्स प्रारंभ कर दिए गए। मार्च का अंत आते आते दिन में 10 से 15 घंटे का पावर कट लगने लगा क्योंकि बिजली की सप्लाई ही नहीं थी। फरवरी में ही सरकार का बयान था कि वो अब तेल नहीं खरीद सकते क्योंकि पैसा ही नहीं है। और पेट्रोल पंप्स का ये हाल था कि सुरक्षा बल बारूद लेकर खड़ा था पेट्रोल पंप्स के सामने। बिजली और तेल के बिना मनुष्य फिर भी जी सकता है, परंतु यदि भोजन ही ना मिले तो किसान खेतों में जाना छोड़ रहा है श्रीलंका में। कारण आगे जानेंगे। और इसी वजह से लोगों के पास खाने को भी नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर कुछ इस प्रकार के भंडारे लगाए जा रहे हैं।
ना खाना, ना दवाई, ना बिजली, महंगाई 50% से अधिक थी, तो लोग सड़कों पर उतरे और केवल एक ही चीज दिख रही थी, दंगे। No gas, no fuel, and various essential medications, and people are suffering. पर सत्ता पर बैठे राजपक्षे हटने को तैयार नहीं थे। 6 अप्रैल को श्रीलंका में आपातकाल घोषित कर दिया गया। एक दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर त्यागपत्र दे चुके थे। 9 मई को श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भी त्यागपत्र दिया और अगले ही दिन प्रधानमंत्री का पैतृक घर जला दिया गया और एक एमपी भी मारा गया। 16 मई को रानिल विक्रमसिंघे ने ट्वीट करके बताया कि मैं लोगों को सच बताना चाहता हूं। बताया गया कि केवल एक दिन का पेट्रोल बचा है और दिन में 15 घंटे लाइट नहीं आएगी। दवाई की उधारी चुकाई नहीं जा सकती है तो दवाई भी नहीं है। और अंत में स्थिति ये आ गई कि राष्ट्रपति को भागना पड़ा और लोग राष्ट्रपति भवन में कब्जा करके बैठे थे। भारत लगभग $4 बिलियन की आर्थिक मदद अनाउंस कर चुका है लंका के लिए और चीन केवल $73 मिलियन की, जबकि जो हुआ उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है। श्रीलंका में जो हुआ वो हमने देखा, पर यहाँ तक पहुँचने में कई वर्ष लगे। क्या क्या किया गया उन कई वर्षों में जो एक देश रह गया, और क्या ये सब भारत में भी संभव है, वो आगे देखते हैं। एक सभ्य देश को जंगल के सिद्धांतों तक पहुंचाना एक दिन का काम नहीं, वर्षों लग जाते हैं। श्रीलंका की बर्बादी के कई पहलू हैं, जिसमें से एक शुरू होता है अप्रैल 2021 से। 29 अप्रैल 2021 श्रीलंका की कैबिनेट निर्णय लेती है कि देश में पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती होगी। केमिकल खाद को एक ही क्षण में बंद कर दिया जाता है, जिसका परिणाम ऐसा हुआ कि आत्मा कांप जाए। इस एक निर्णय के बाद श्रीलंका के 30% से अधिक खेत खाली पड़े थे, यानी वहां खेती नहीं की गई। देश के 85% किसानों ने फसल का उत्पादन कम हुआ बताया। चावल का उत्पादन 20% तक कम हो गया और जो श्रीलंका आत्मनिर्भर था चावल उत्पादन में, उसे $400 मिलियन का चावल आयात करना पड़ा। ये निर्णय उस देश में लिया गया जहां पर 70% लोग खेती पर निर्भर हैं। छोटे किसानों पर गाज और बुरी गिरी, जिनका उत्पादन 50 से 60% तक गिर गया। पर वज्रपात हुआ चाय के उत्पादन में कमी से। $1.3 बिलियन की चाय एक्सपोर्ट करने वाले देश में चाय का उत्पादन 18% से घट गया। चाय के निर्यात से जो पैसा आता था, उससे श्रीलंका का 71% भोजन सामग्री आयात की जाती थी। श्रीलंका जिस शाखा पर बैठा था उसे काट चुका था। Farmers will manage this season with whatever fertilizer and chemicals they bought at higher prices, but I say with responsibility that we're clearly going toward food shortages. That's a certainty. Even God can't prevent that. परंतु कुछ शाखाएं समय से पहले कट चुकी थी। 2019 में ही वैल्यू एडिड टैक्स 15% से 8% कर दिया गया था और 7 अन्य प्रकार के टैक्स अबॉलिश कर दिए थे। तिजोरी खाली तो तेल, ऊर्जा, गैस और भोजन कहां से आएगा? श्रीलंका की सरकार ने बिना पैसे के बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रारंभ कर दिए थे, जिसमें से एक था हनुमंतोता पोर्ट प्रोजेक्ट। चीन की मदद से बन रहा था ये पोर्ट। इसमें भी करप्शन हुआ और इस पोर्ट का कंट्रोल तक चीन को देना पड़ा। चीन ने ऐसे कई देशों के साथ किया है बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत। पर कोरोना ने जो किया वो शाख काटना नहीं था, वो सीधा जड़ परवार था। कोरोना ने टूरिज्म इंडस्ट्री को तोड़ कर रख दिया, जो श्रीलंका के लिए विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत था। 2019 में $7.5 बिलियन का टूरिज्म रेवेन्यू 2021 में $2.8 बिलियन का हो गया। ये ग्राफ पर्यटकों की आवाजाही कितनी कम हुई वो दिखाता है। इसमें केवल कोरोना नहीं, आतंकवाद का भी हाथ है। 2019 में ही कई चर्चेज में एक साथ धमाके हुए, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए। और रही सही कसर रूस यूक्रेन के संग्राम ने पूरी कर दी, जहां से एक बड़ा पर्यटक श्रीलंका आता था। श्रीलंका की बर्बादी एक टेस्ट केस है, क्या नहीं करना चाहिए उसका। परंतु क्या ये केवल श्रीलंका में हुआ या अन्य देशों में भी हो चुका है? क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? वो आगे देखते हैं। श्रीलंका अकेला ऐसा देश नहीं जहां ये कारनामा हुआ, और भी कई देश हैं। केवल 2020 में लेबनान, अर्जेंटीना, जाम्बिया, सूरीनाम डिफॉल्ट कर चुके हैं। वेनेजुएला 2017-18 में और ग्रीस 2015 में डिफॉल्ट कर चुका है। कारण वही थे, सोशलिज्म, रेवड़ी बांटना, फ्री की लत लगाना। अगर श्रीलंका की बात करें तो उसकी जीडीपी $80 बिलियन की है और उस पर $50 बिलियन का कर्जा था, जो वो अब चुका नहीं पा रहा है। इसमें से $5 बिलियन केवल चीन से था। ये प्रोजेक्ट
चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का अंग है, जिसमें लगभग 140 देश आते हैं, जिसमें श्रीलंका एक है। यूएसए के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से हुई रिसर्च में 16 देश ऐसे पाए गए हैं जिन्हें चीन ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन दिया है, जिसे वो अब चुका नहीं सकते। इन 16 में पाकिस्तान और श्रीलंका काफी प्रमुख हैं, दोनों भारत के पड़ोसी। 2007 में श्रीलंका गृह युद्ध की चपेट में था, कोई पैसा नहीं लगा रहा था वहां। चीन ने तब $361 मिलियन का पोर्ट बनाकर देने का ऑफर किया और फिर $1.9 बिलियन अपग्रेड्स और एयरपोर्ट के लिए दिए। 2017 में पोर्ट डील साइन हुई और 2017 तक चीन और उसकी कंपनियां श्रीलंका को $8 बिलियन दे चुकी थी। जिस पोर्ट से अभी तक एक सिक्के का भी प्रॉफिट नहीं हुआ था, वो कर्जे का पिंजरा बन गया। पर चीन के इस कर्जे में श्रीलंका सबसे बड़ा कर्जदार नहीं, ऐसे कई और देश डूब सकते हैं। Sri Lanka is by no means the biggest borrower from China. Researchers have estimated Sri Lanka's total debt due to China as around 8% of the size of its national income. But they put the Maldives' debt at 30%, the Republic of the Congo's at 48%, and Djibouti's at 68%. क्या भारत भी ऐसी स्थिति में आ सकता है? आगे देखते हैं। बाज की उड़ान ही उसकी पहचान होती है। भारत की तुलना श्रीलंका से करना बाज की उड़ान को कम आंकना है। IER यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस के अनुसार भारत इस समय विश्व के बड़े देशों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। IMF की रेटिंग्स के अनुसार भी भारत अपने $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को समय पूर्वक प्राप्त कर सकता है। श्रीलंका पर कर्जा $50 बिलियन से अधिक का। अगर GDP और डेट का रेशो निकाला जाए तो 2019 में 94% थी ये और 2021 में 119% हो गई। भारत की GDP $3 ट्रिलियन से अधिक है और कर्जा $620 बिलियन। GDP और कर्जे का जो रेशो है वो मात्र 20% है। जहां श्रीलंका विदेशी मुद्रा के लिए तड़प रहा था, वहां भारत का फॉरेक्स रिजर्व 2018 में $400 बिलियन से कम था, आज $600 बिलियन के आसपास खेल रहा है। भारत का एक्सपोर्ट हर क्वार्टर में ग्रोथ ले रहा है, ग्रोथ के पैरामीटर्स अच्छे हैं। ऐसे में भारत का श्रीलंका बनने की बात कहना डर का व्यापार भर है। पर भारत में भी एक चीज़ है जो हमें श्रीलंका बना सकती है, पॉपुलिज्म, फ्री में रेवड़ी बांटना। कुछ दिन पहले भारत के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री को कहा कि फ्रीबीज हमें सस्टेन नहीं कर सकते। आगे कहा कि कुछ राज्य श्रीलंका बनने के रास्ते पर हैं। आगे राज्यों का नाम दिया, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल। इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी का कुछ ऐसा बयान आता है। आज हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। दिल्ली के सीएम पंजाब के बाद अब गुजरात में फ्री बिजली देने जा रहे हैं। गुजरात के लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? फ्री बिजली अगर मिल सकती है। क्या गुजरात श्रीलंका बनना चाहेगा? ये गुजरात तय करे। क्या भारत श्रीलंका बनना चाहेगा? ये भारत सरकार तय करे, क्योंकि समाजवाद के नारे तो मोदी सरकार भी खूब लगाती है। तो ये थी इस हफ्ते की द रेड फाइल। भारत की स्थिति काफी साफ हुई होगी। आपके समक्ष जो डर आपको दिखाया जा रहा था वो बहुतों के भीतर होगा। शेयर करिए इसीलिए इस वीडियो को और प्रोपेगेंडा को तोड़िए। हमारा ये तुच्छ प्रयास यदि प्रोत्साहन देने लायक लगे तो हमें patreon.com और UPI के थ्रू सपोर्ट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले हफ्ते फिर खोलेंगे एक नई रेड फाइल। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन को दबा लीजिए। और हाँ, रसीद की प्रति प्राप्त करना ना भूलिएगा।